मंगलायतन यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। खांसी हो लगातार तो मत करना इंतजार, खांसी हो लगातार तो मत करना इंतजार, समय पर जांच कराओ, टीवी को दूर भगाओ, क्योंकि सेहत सही तो लाभ कई। स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई और मैं हूं आपका दोस्त और मेजबान आरजे नीलकांत। साथियों, अगर आप हमारे नियमित श्रोता हैं तो आपको याद होगा कि हम पहले भी टीवी यानी तपेदिक पर कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन आज हम फिर इस विषय पर लौटे हैं। वजह यह है कि टीवी आज भी हमारे देश में एक बहुत बड़ी स्वास्थ्य चुनौती बनी हुई है। मैंने खुद कई बार गांव में लोगों को कहते सुना है, अरे टीवी तो पहले बहुत हुआ करती थी, अब कहाँ होती है। कुछ लोग कहते हैं हम तो ठीक ठाक खाते पीते हैं, हमें टीवी कैसे हो सकती है। और कुछ लोग तो महीनों खांसी होने के बाद भी कहते रहते हैं मौसम बदला है, अपने आप ठीक हो जाएगी। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? क्या टीवी केवल कुछ लोगों को होती है? क्या हर खांसी साधारण होती है? और सबसे बड़ी बात, अगर किसी को टीवी हो जाए तो उसकी पहचान कैसे होगी? आज हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे, खासकर टीवी की जांच के बारे में। कौन कौन से टेस्ट होते हैं, कब कब करवाने चाहिए, क्या सरकारी अस्पतालों में ये सुविधाएं उपलब्ध हैं, और अगर समय पर जांच हो जाए तो कैसे एक व्यक्ति ही नहीं पूरा परिवार सुरक्षित रह सकता है। इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारी अपनी टीकन देवी जी, जो हमारे कठिन स्वास्थ्य विषयों को आसान भाषा में समझाती हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है टीकन भाभी। बहुत बहुत धन्यवाद आरजे नीलकांत, और मेरे सभी श्रोता भाई बहनों को मेरा बहुत प्यार और विश्वास के लिए आपका भी धन्यवाद। जी टीकन भाभी जी, आपने बिल्कुल सही कहा, टीबी पर बार बार बात करना जरूरी है, क्योंकि आज भी बहुत से लोग लक्षण होने के बावजूद जांच नहीं करवाते। कई बार बीमारी सामने होती है लेकिन लोग उसे पहचान नहीं पाते। दरअसल जांच की चर्चा शुरू करने से पहले मुझे एक महिला की याद आ रही है, जिसकी कहानी मैं कभी भूल नहीं सकता। आरजे नीलकांत, आपने बिल्कुल सही कहा, टीबी पर बार बार बात करना जरूरी है, क्योंकि आज भी बहुत से लोग लक्षण होने के बावजूद जांच नहीं करवाते हैं। कई बार बीमारी सामने ही होती है लेकिन लोग उसे पहचान ही नहीं पाते। दरअसल आज की चर्चा शुरू करने से पहले मुझे एक महिला की याद आ गई, जिनकी कहानी मैं कभी नहीं भूल सकती। हमारे पड़ोस के ही गांव में सरला देवी नाम की एक महिला थी। सरकारी स्कूल में अध्यापिका थी। पूरे इलाके में लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। लगभग 35 साल तक उन्होंने बच्चों को पढ़ाया। फिर एक दिन रिटायरमेंट हो गया। शुरुआत के कुछ महीने तो सब ठीक चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि उनका शरीर अब पहले जैसा नहीं रहा। हमेशा थकान बनी रहती थी। घर के लोग पूछते क्या हुआ, तो वो हंसकर कह देती अब उम्र हो गई है, पहले जैसी ताकत कहाँ रही। कुछ समय बाद उनकी भूख भी कम होने लगी। कपड़े ढीले होने लगे क्योंकि वजन घट रहा था। शाम होते होते हल्का बुखार आने लगा। रात में पसीना भी आता था। फिर खांसी शुरू हुई, लेकिन उन्होंने तब भी गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें लगा कि अब नौकरी नहीं रही, इसलिए शरीर सुस्त आ रहा है। परिवार वालों ने भी यही सोचा कि उम्र का असर है। ऐसे करते करते लगभग 2 महीने निकल गए। फिर एक दिन उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि उन्हें अस्पताल में ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने कुछ जांचें लिखी, एक्सरे हुआ, बलगम की जांच हुई और फिर रिपोर्ट आई। रिपोर्ट देखकर पता चला कि सरला देवी को टीबी है। जब उन्होंने ये सुना तो सबसे पहले यही कहा, काश मैंने पहले जांच करवा ली होती, काश। सच कहूं टीकन भाभी, यह कहानी सुनकर लगता है कि सरला देवी अकेली नहीं है। हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग होंगे जो लगातार कमजोरी,
वजन घटना, बुखार या खांसी को सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं और शायद यही वजह है कि बीमारी बढ़ जाती है। लेकिन अब एक बुनियादी सवाल पूछना जरूरी है। हम बार बार टीबी का नाम ले रहे हैं, लेकिन आखिर टीबी है क्या? मैं आपको बताती हूँ। देखिए साथियों, टीबी एक संक्रामक बीमारी है जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम के जीवाणु से होती है। ये आमतौर पर फेफड़ों को प्रभावित करती है, लेकिन हड्डियां, लिम्फ नोड्स, रीढ़, किडनी और दिमाग जैसे अन्य अंगों को भी हो सकती है। इसीलिए टीबी को सिर्फ खांसी की बीमारी समझना सही नहीं होगा। अच्छा टीकन भाभी, लेकिन लोग तो टीबी का नाम सुनते ही डर जाते हैं। क्या हर टीबी मरीज दूसरों में बीमारी फैलाता है? नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है भैया। टीबी दो तरह की हो सकती है। एक लेटेंट टीबी, जिसमें शरीर में कीटाणु होते हैं लेकिन वो सक्रिय नहीं होते। ऐसे व्यक्ति को कोई लक्षण नहीं होते और वो बीमारी नहीं फैलाता। दूसरा होता है एक्टिव टीबी, जिसमें कीटाणु सक्रिय होकर बीमारी फैलाते हैं। फेफड़ों की एक्टिव टीबी दूसरों तक भी फैल सकती है। अच्छा, तो यह फैलती कैसे है? देखो, जब फेफड़ों की टीबी वाला व्यक्ति खांसता है, छींकता है, बोलता या गाता भी है, तो हवा में छोटे छोटे कण फैल जाते हैं। इसे सांस के साथ अंदर लेने पर संक्रमण भी हो सकता है, खासकर बंद और कम हवादार जगहों पर। अच्छा टीकन देवी जी, गांव में लोग कहते हैं कि साथ खाने, हाथ मिलाने या बर्तन साझा करने से टीबी फैल जाती है। नहीं, ये पूरी तरह गलतफहमी है भैया। टीबी हाथ मिलाने से, साथ खाना खाने से, बर्तन साझा करने से, गले मिलने से या सार्वजनिक शौचालय इस्तेमाल करने से कभी नहीं फैलता। इसीलिए मरीज से दूरी नहीं, बल्कि उसको सहयोग की जरूरत है। अच्छा टीकन भाभी जी, किन लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए? मैं आपको बताती हूँ। अगर 2 सप्ताह से ज्यादा खांसी रहे, बार बार बुखार आए, रात में पसीना आए, वजन घटे, भूख कम लगने लगे, कमजोरी महसूस हो, सीने में दर्द हो या बलगम में खून आए, तो तुरंत टीबी की जांच करानी चाहिए। अच्छा, क्या भारत में आज भी टीबी बड़ी समस्या है? फिलहाल भारत ने अच्छी प्रगति की है। 2015 से लेकर 2024 के बीच नए टीबी मामलों में लगभग 21% और टीबी से होने वाली मौतों में लगभग 28% की कमी आई है। लेकिन आज भी कई लोग देर से जांच करवाते हैं, इसीलिए जागरूकता और समय पर जांच बेहद जरूरी है भैया। अच्छा, क्या कुछ लोगों में टीबी का खतरा ज्यादा होता है? हाँ, वाकई में बहुत ज्यादा होता है। छोटे बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं, HIV और डायबिटीज से प्रभावित लोगों, कुपोषित व्यक्तियों, भीड़भाड़ वाले घरों में रहने वाले और टीबी मरीज के करीबी संपर्क में रहने वालों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। और याद रखिए, अगर घर में एक व्यक्ति को टीबी है ना, तो पूरे परिवार की जांच बहुत जरूरी है। यानी अगर परिवार में किसी को टीबी है तो यह सोचकर नहीं बैठ जाना चाहिए कि बाकी सब ठीक हैं। पूरा परिवार सतर्क रहे, यही समझदारी है। लेकिन अब आते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। मान लीजिए किसी व्यक्ति को लगातार खांसी, बुखार या वजन कम होने जैसे लक्षण हैं, तो डॉक्टर आखिर कैसे पता लगाते हैं कि उसे सचमुच टीबी है? भैया, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। मैं आपको बताती हूँ। कई लोग आज भी ये सोचते हैं कि डॉक्टर सिर्फ लक्षण देखकर कह देते हैं कि टीबी है या नहीं, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। टीबी की पुष्टि हमेशा जांच के आधार पर ही की जाती है और यही कारण है कि स्वास्थ्य विभाग बार बार कहता है, लक्षण हो तो जांच करवाइए। और अच्छी बात यह है कि राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम यानी NTP के तहत सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में टीबी की जांच पूरी तरह मुफ्त उपलब्ध है। ये तो बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। तो सबसे पहले कौन सी जांच की जाती है? सबसे पुरानी और सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाली जांच की जाती है भैया, जिसे बलगम की जांच कहा जाता है। जब किसी व्यक्ति को लगातार खांसी होती है तो उसके बलगम का नमूना लिया जाता है। फिर प्रयोगशाला में माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जाता है कि उसमें टीबी के जीवाणु मौजूद हैं या नहीं।
ये जांच वर्षों से टीबी पहचानने में मदद करती है और आज भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो बहुत जानकारी वाली बात बताई आपने। आजकल लोग सीबी नाट और ट्रू नाट जैसे नाम भी सुनते हैं। कई श्रोताओं को शायद समझ नहीं आता कि ये क्या होते हैं। बिल्कुल, ऐसा सुनना बहुत आम बात है आज के समय में। ये आधुनिक तकनीकी पर आधारित मॉलिक्यूलर टेस्ट हैं। इनकी खासियत ये है कि ये काफी जल्दी परिणाम दे सकते हैं और केवल ये नहीं बताते कि टीबी है या नहीं, बल्कि कई मामलों में ये भी पता लग सकता है कि कहीं बीमारी सामान्य दवाओं के प्रति प्रतिरोधी या ड्रग रेजिस्टेंट तो नहीं है। यही जानकारी डॉक्टरों को सही इलाज चुनने में बहुत मदद करती है भैया। आज देश भर में ऐसी जांच सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया गया है ताकि लोगों को समय पर सही निदान मिल सके। अच्छा टीकन भाभी, और एक्सरे की क्या भूमिका होती है? क्योंकि जब भी कोई लंबे समय तक खांसता है, डॉक्टर अक्सर छाती का एक्सरे लिख देते हैं। बिल्कुल सही। छाती का एक्सरे टीबी की पहचान में बहुत उपयोगी होता है भैया। कई बार स्क्रीनिंग के दौरान एक्सरे में बदलाव दिखाई देते हैं जो टीबी की ओर संकेत करते हैं। फिर डॉक्टर आगे की पुष्टि करने के लिए अन्य जांच करवाते हैं। यानी एक्सरे बीमारी की ओर इशारा करने वाला एक महत्वपूर्ण साधन है भैया। और अगर डॉक्टर को संदेह हो कि मरीज को दवा प्रतिरोधी टीबी हो सकती है, तब और भी विशेष जांचें की जाती हैं, जैसे कि कल्चर और दवा संवेदनशील का टेस्ट। इनसे ये पता चलता है कि कौन सी दवाएं मरीज पर प्रभावी रहेंगी और इलाज किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है। बहुत बढ़िया टीकन भाभी जी। साथियों, बात बिल्कुल साफ है। अनुमान नहीं, जांच जरूरी है। खांसी हो तो घरेलू नुस्खों में महीनों न उलझें, बल्कि सही समय पर जांच करवाएं। 2 हफ्ते की खांसी हो जाए, जांच बिना मत समय गंवाएं। टीबी का इलाज है तैयार। समय पर जांच है सबसे बड़ा हथियार। वाकई में समय पर जांच ही है सबसे बड़ा हथियार। तो टीकन भाभी, एक और बात जानना चाहूंगा, क्या सरकार सिर्फ उन लोगों की जांच करती है जो खुद अस्पताल पहुंचते हैं? नहीं आरजे नीलकांत, ये बिल्कुल सही नहीं है। अब टीबी नियंत्रण का तरीका काफी आगे बढ़ चुका है। पहले ज्यादातर मामलों में लोग खुद स्वास्थ्य केंद्र आते थे, लक्षण बताते थे और फिर उनकी जांच हुआ करती थी। इसे हम पैसिव केस फाइंडिंग कहते हैं। लेकिन आज केवल इसी पर निर्भर नहीं रह जाता। अब एक्टिव केस फाइंडिंग पर भी बहुत जोर दिया जा रहा है। इसका मतलब है स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य कर्मी खुद समुदाय तक पहुंचते हैं। गांव, बस्तियों, दूर दराज क्षेत्रों और जोखिम वाले समूहों में जाकर लोगों की स्क्रीनिंग की जाती है, ताकि जो लोग किसी कारण से अस्पताल नहीं पहुंच पाते, उनकी बीमारी भी समय रहते पकड़ी जा सके। अच्छा टीकन भाभी, यानी अब स्वास्थ्य सेवाएं सिर्फ लोगों के आने का इंतजार नहीं कर रही, बल्कि खुद लोगों तक पहुंच रही हैं। बिल्कुल भैया, इसी सोच के साथ टीबी मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत करोड़ों संवेदनशील और जोखिम वाले लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। लाखों नए मरीजों की पहचान हुई है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि बीमारी जल्दी पकड़ी जा रही है और मरीजों को जल्दी इलाज भी मिल रहा है। बहुत अच्छी बात कही आपने टीकन भाभी। अच्छा, मान लीजिए घर में किसी एक सदस्य को टीबी हो गई, तब परिवार को क्या करना चाहिए? क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं कि इलाज तो मरीज करा रहा है, बाकी लोगों को क्या जरूरत है। नहीं, यहीं पर सबसे बड़ी गलती हो जाती है भैया। अगर परिवार में किसी भी एक व्यक्ति को टीबी है, तो बाकी सदस्यों की जांच करवाना बेहद जरूरी है। इसे संपर्क जांच या कॉन्टेक्ट स्क्रीनिंग भी कहा जाता है, क्योंकि जो लोग मरीज के साथ रहते हैं, खाते पीते हैं, दिन रात एक ही घर में समय बिताते हैं, उनके संपर्क में टीबी के जीवाणु आने की संभावना बहुत अधिक होती है। खासकर छोटे बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों की जांच करानी बहुत जरूरी होती है। मैं तो हमेशा एक बात कहती हूँ, घर में एक व्यक्ति को टीबी तो पूरे परिवार की जांच जरूरी। ये छोटा सा कदम बीमारी को फैलने से रोक सकता है और कई लोगों की जान भी बचा सकता है। बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने टीकन भाभी। लेकिन टीकन भाभी,
मुझे लगता है कि टीबी की लड़ाई में सबसे बड़ी बाधा आज भी डर और शर्म है। कई लोग बीमारी छिपाते हैं, जांच नहीं कराते और दूसरों को भी नहीं बताते। बिल्कुल सही कहा भैया ये आपने। टीबी का जीवाणु जितना खतरनाक नहीं है, कई बार उससे ज्यादा खतरनाक उससे जुड़ा सामाजिक डर बन जाता है। लोग सोचते हैं कि अगर किसी को पता चल गया तो क्या कहेंगे, लोग दूरी बना लेंगे, रिश्तों पर असर पड़ेगा। लेकिन सच ये है कि टीबी कोई शर्म की बात नहीं है, ये कोई पाप नहीं है या कोई चरित्र की कमी नहीं है। ये एक सामान्य चिकित्सीय बीमारी है जिसका इलाज उपलब्ध है और लाखों लोग हर साल पूरी तरह ठीक भी हो जाते हैं। इसीलिए बीमारी छिपाने की बजाय उसका सामना करना ज्यादा जरूरी है। समय पर जांच न करवाने का नुकसान सिर्फ मरीज को नहीं बल्कि पूरे परिवार और समुदाय को भी हो सकता है। ये बात याद रखनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने टीकन भाभी। तो साथियों, आज की पूरी चर्चा में हम क्या सीख लेकर जा रहे हैं? मैं चाहूंगी कि हमारे श्रोता 6 बातें हमेशा याद रखें। पहला, अगर खांसी 2 हफ्ते से ज्यादा रहे तो जांच जरूर करवाएं। दूसरा, टीबी हवा से फैलती है, हाथ मिलाने या साथ खाना खाने से नहीं। तीसरा, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में टीबी की जांच और इलाज मुफ्त उपलब्ध है। चौथा, अगर घर में किसी एक व्यक्ति को टीबी है तो परिवार के बाकी सदस्यों की भी जांच आवश्यक है। और पांचवा, टीबी मरीज से भेदभाव नहीं, उसका सहयोग करें, उनका मनोबल बढ़ाएं, क्योंकि इलाज में परिवार और समुदाय का साथ बहुत मायने रखता है। बिल्कुल टीकन भाभी, और मैं इसमें एक छठी बात भी जोड़ना चाहूँगा। शुरुआत में आपने सरला देवी की कहानी सुनाई थी। उनकी सबसे बड़ी गलती क्या थी? यही कि उन्होंने अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज किया। उन्होंने सोचा कि थकान उम्र की वजह से है, उन्होंने सोचा कि कमजोरी सामान्य बात है, उन्होंने सोचा कि अपने आप ठीक हो जाएगी, लेकिन बीमारी बढ़ती चली गई। इसलिए अगर आपका शरीर बार बार कोई संकेत दे रहा है तो उसे अनदेखा मत कीजिए। समय पर जांच ही सबसे बड़ा बचाव है। वाकई में भैया, और मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। तो आइए, कार्यक्रम समाप्त करने से पहले हम सब मिलकर सेहत की शपथ लेते हैं। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी तो भारत समृद्ध बनेगा। याद रहे, खांसी रहे 2 हफ्ते से पार, जांच कराना है समझदार। टीबी हारेगा, हम जीतेंगे। इलाज पूरा करके ही रुकेंगे, क्योंकि सेहत सही तो लाभ कई। धन्यवाद।